हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। ये जो है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर वाला सेट है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं। तो यही प्रश्न आपके केवीएस में भी पूछने की संभावना बन सकती है, क्योंकि प्रश्न आपके रिपीट ही होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे वो टीजीटी की हो, यूपी टेट की हो, कोई भी प्रश्न हो, तो वहाँ से अगर हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं तो एक या दो क्वेश्चन हमारा हूबहू यहीं से फंसने की संभावना 100% बन जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी कि ब्लैक होल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह सौरमंडल के भाग होते हैं, धूमकेतु भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं, जबकि निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है तीसरा प्रश्न, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? इस कथन को, जैसे कि सूर्य का यानी कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, यह किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया? तो कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में कौन से दो ग्रह मंगल और अरुण के बीच में स्थित है? इस तरीके से अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर है बुध, मंगल, बुध है, शुक्र है, फिर ये रहा पृथ्वी, फिर ये है मंगल, बीच में ढेर सारे क्षुद्र ग्रह हैं। उसके बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। यहाँ पर मंगल और अरुण यानी कि इस ग्रह से लेकर अरुण के बीच में कौन से दो ग्रह स्थित है? तो बृहस्पति और शुक्र स्थित है। ये रहा बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति और शनि। यहाँ से बृहस्पति और शनि, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे है पांचवा प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य ग्रहण की घटना घटती है तो उस समय जो है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है। चंद्रमा जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाती है, तो सूर्य ग्रहण की घटना जो है वो घटित होती है। आगे है छठवां प्रश्न, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है, जबकि इसी 3 जनवरी को अगर इस तरीके से प्रश्न बने कि सूर्य सूर्य की जो पृथ्वी की पर उपसौर की घटना कब घटित होती है? तो जो उपसौर की घटना है वो भी 3 जनवरी को घटित होती है, और अपसौर की घटना 4 जुलाई, अर्थात सूर्य पृथ्वी जो है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होता है, जिसको अपसौर की घटना कहते हैं। और सबसे निकटतम पूछा है तो यहाँ पर सबसे निकटतम जो है 3 जनवरी को सूर्य होती है पृथ्वी से। आगे है सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? तो पृथ्वी के सबसे निकट मंगल ग्रह अवस्थित है। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो जो बुध है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। जबकि यहीं पर पूछे कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र को सौंदर्य की देवी भी कहा जाता है। सौंदर्य की देवी भी शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा। इसी शुक्र को सांझ का तारा भी कहते हैं। इसी शुक्र को सांझ का तारा भी कहते हैं। और इसी शुक्र को सौंदर्य की देवी, वेनस और चमकता हुआ, ये सभी जो है सूर्य को कहते हैं। शनि को कहते हैं वलय पाया जाता है, शनि पर वलय पाया जाता है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। जब बुध है ये सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट है नौवां प्रश्न, एक स्थान का जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह क्या है? हम सभी जानते हैं कि इस तरीके से हम कोई ग्लोब खींचते हैं। जब हम कोई ग्लोब बनाते हैं तो वहाँ पर विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ 90 डिग्री अक्षांश और विषुवत रेखा के दक्षिण की तरफ भी मैक्सिमम 90 डिग्री अक्षांश तक होता है। तो उत्तर जब अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो उत्तर और दक्षिण में, जब देशांतर की बात करते हैं तो पूर्व और पश्चिम में। तो यहाँ पर अक्षांशीय स्थिति पूछा है तो जब भी होगा उत्तर या फिर दक्षिण होगा, लेकिन मैक्सिमम उत्तर 90 तक ही होगा, मैक्सिमम दक्षिण 90 तक ही होगा। यहाँ पर दिया है 91 डिग्री उत्तर, जी नहीं, 90 डिग्री उत्तर मैक्सिमम होती है अक्षांशीय विस्तार। 45 डिग्री पूर्व ये तो देशांतरी विस्तार हो गई, 91 डिग्री पश्चिम ये तो देशांतरी विस्तार हो गई। यहाँ पर 45 डिग्री दक्षिण जो है हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि दक्षिण में 90 डिग्री तक होता है अक्षांशीय विस्तार। आगे है 10वां प्रश्न,
शून्य अंश, शून्य अक्ष अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। मतलब जीरो जो आपका ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच यानी कि देशांतर से होकर जो ग्रीनविच रेखा जाती है, ग्रीनविच से होकर जो देशांतर रेखा जाती है वो तथा विषुवत रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, तो ये है अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछे कि किस खाड़ी में काटती हैं, तो गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को काटती हैं 0 डिग्री अक्षांशीय तथा देशांतर रेखा एक दूसरे को। आगे है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। इसी तरीके से अगर प्रश्न बने कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये जो है मानी गई है इलाहाबाद के नैनी से। और मानक समय रेखा जो भारत की है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस तरीके से भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका निर्धारण 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और इलाहाबाद के नैनी से मानी गई है। अंतर्राष्ट्रीय 12वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, यह जो है वो प्रशांत महासागर से होकर जाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर प्रश्न पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में कितने बार मुड़ी है, तो ये जो है प्रशांत महासागर में 4 बार मुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा चुक्सी सागर को बीचों बीच काटती है, मतलब चुक्सी सागर से होकर काटते हुए 4 बार आप जो है टर्न ली हुई है प्रशांत महासागर में। आगे है 13 नंबर प्रश्न, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो जब ग्लोब पर न्यूनतम दूरी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। आगे है 14 नंबर प्रश्न, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि मैक्सिको जो है वो उत्तरी अमेरिका का देश है, जबकि भूमध्य रेखा जो है दक्षिणी अमेरिका के सीधे में दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील से काटते हुए, इस तरीके से इक्वाडोर ब्राज़ील को काटते हुए, फिर केन्या अफ्रीका के केन्या को काटते हुए, फिर इंडोनेशिया को काटते हुए आगे बढ़ती हैं। जबकि मैक्सिको यहाँ अवस्थित है, इसलिए मैक्सिको को भूमध्य रेखा नहीं काटती है। तो सही जवाब है बी। आगे है 15 नंबर प्रश्न, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो मिस्र से भी होकर गुजरती है, भारत से भी, म्यांमार से भी, क्योंकि जो मिस्र है वो अफ्रीका में स्थित है तथा भारत यहाँ स्थित है, म्यांमार उसके बगल में स्थित है। तो इस तरीके से कर्क रेखा जाती है मिस्र में, मिस्र से, भारत से तथा म्यांमार से, लेकिन ईरान जो है वो ऊपर स्थित है, इसलिए ईरान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आगे है 17 नंबर प्रश्न, किस तिथि को रात और दिन की अवधि बराबर होती है, तो हम सभी जानते हैं 23 सितंबर तथा 21 मार्च को, 23 सितंबर तथा 21 मार्च को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इस तरीके से ग्लोब है, इस तरीके से ग्लोब है, यहाँ पर विषुवत रेखा है। तो जब कर्क रेखा, मकर रेखा, मान लीजिए कि जब सूर्य का उत्तरायण हो, मतलब दक्षिणायन होगा, इस तरीके से सूर्य कर्क रेखा पे स्थित है। जब सूर्य दक्षिण की तरफ प्रस्थान करेगी, यहाँ पर वो विषुवत रेखा पर आएगी। जब विषुवत रेखा पर मान लीजिए 23 सितंबर को वो आती है, फिर उसके बाद मकर रेखा पे पहुँचती है। फिर मकर रेखा से जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो ऊपर की तरफ जाती है, फिर एक बार विषुवत रेखा पे पहुँचती है, तो उसका नाम है 21 मार्च। इस तरीके से 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो दिन और रात की अवधि है वो बराबर होती है। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जो ग्रेनाइट होता है इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों में जो है जीवाश्म नहीं पाया जाता है। आगे है निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो ग्रेनाइट जो है वो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, क्योंकि आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, इसलिए इसमें जीवाश्म भी नहीं पाया जाता है और ये रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे है 20वां प्रश्न, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो जलवाष्प ज्वालामुखी से सबसे अधिक निकलता है।
21 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब ये मैग्मा पृथ्वी से बाहर आती है तो उसको कहते हैं लावा। जब ये बाहर मतलब बाहर आती है तो लावा कहते हैं। जब लावा ठंडी होती है तो चट्टान का निर्माण होता है। जब चट्टान टूटती है तो मिट्टी का निर्माण होता है। और किस मिट्टी का? तो काली मिट्टी का। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस तरीके से रेगुर मिट्टी या फिर काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी में पूछे कि किसका उत्पादन मैक्सिमम होता है तो कपास का। कपास उत्पादन में मैक्सिमम यानी कि अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात अग्रणी राज्य है कपास उत्पादन में। इतनी बातें हमें काली मिट्टी से याद रखनी है। अगर यहीं पर पूछे कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है, तो वो भी काली मिट्टी। काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहलाती है। आगे है 22वां प्रश्न, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मोनोलोसा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पर स्थित है। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? अरबी, जापानी, हिब्रू या फिर लैटिन? तो जो सुनामी है वो जापानी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न, निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति भूमि जो है ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो जो दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिक महाद्वीप है वो सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप कहलाता है। आगे है 27वां प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो जो भी विश्व की सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो हिमालय पर्वतमाला में पाई जाती हैं। और हिमालय पर्वतमाला जो है वो नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। यहीं पर आपके ऑप्शन में ब्लॉक पर्वत भी दे सकता है, सॉरी यहीं पे आपके ऑप्शन में फोल्डेड माउंटेन, इसी नवीन नवीन मोड़दार पर्वत को फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। इसी नवीन मोड़दार पर्वत को वलित पर्वत भी कहते हैं। वलित, अगर वलित पर्वत भी पूछे तो हमारा जवाब होना चाहिए बी वाला, यानी कि मोड़दार, यानी कि हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो वलित पर्वत की उदाहरण है। और इसी हिमालय पर विश्व की सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, काराकोरम, ट्रांस हिमालय, ये जो भी शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, किसी पर सभी विश्व की सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। इस तरीके से वो नवीन मोड़दार वलित पर्वत का उदाहरण है। तो यहाँ से आज हमने 27 प्रश्न देखा और इसी तरीके से हम डेली जो है जियोग्राफी का क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। बाकी जो आपका जियोग्राफी क्लास चल रहा है वो तो उसी तरीके से चलता रहेगा। मिलते हैं कल की क्लास में इसी तरीके के प्रश्नों के साथ प्रीवियस ईयर के। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।